प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। कानून की डायरी के पन्नों के से शीर्षक के अंतर्गत मैं एक नया प्रोग्राम आप लोगों को जन कल्याण और समाज भावना की प्रेरणा से देना चाहता हूं। उसमें आपकी जो कानूनी समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं जिसमें आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसमें आप अपनी समस्याओं से मुझे अवगत करा सकते हैं। वो समस्याएं मुझे आप भेजेंगे तो मैं आपको उस समस्याओं का निराकरण करने में जो भी मदद दी जा सकती है वो दूंगा। कानून के इस क्षेत्र में आप केवल सिविल, क्रिमिनल, सर्विस मैटर्स, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, कमर्शियल मर्केंटाइल लॉज, इन्हीं क्षेत्रों में अपनी समस्या भेजें। कहने का तात्पर्य यह है कि साइबर क्राइम्स या रेवेन्यू लॉज या टैक्सेशन, इन 3 क्षेत्रों में से संबंधित समस्याएं नहीं होनी चाहिए। यह सूचना मैंने फेसबुक पर भी डाल दी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इस सूचना के बारे में मैं आज का जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर आता हूँ। मित्रों, आज प्रातःकाल जब मैं टीवी खोलता हूँ तो एक अजीब व गरीब दृश्य मेरे सामने आता है, और वह दृश्य है पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन यूपी का। मजदूर भाइयों से भरी हुई एक ट्रेन वहाँ रुकी हुई है। स्टेशन पर पड़ी हुई पानी की बोतलों के ढेर से मजदूर ट्रेन से उतरकर वो पानी की बोतलें ले जा रहे हैं। जिसके हाथ जितनी बोतलें लग रही हैं वो ले जा रहा है। ये सब देखने के बाद में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अजीब व गरीब घटना क्यों हुई, जब सरकार की ओर से सब तरह से प्रयास किया जा रहा है कि मजदूर भाइयों को भोजन और पानी की व्यवस्था में कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये एक विरोधाभास सामने आया कि अगर हम ये कहते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं और देखने के लिए आता है, तो स्वाभाविक रूप से एक मन जो है मैं बड़ा ही एक पीड़ा और दर्द होता है। मेरा यूपी सरकार से और रेलवे मंत्रालय से भी ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि वो इस समस्या का निराकरण करें। मजदूर भाई जो अपने घरों लौट रहे हैं, उनके भोजन की और पानी की व्यवस्था समुचित रूप से होनी चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ये हमारा सामाजिक दायित्व है। एक बात एक विशेष है हमारे देश के बारे में। हमारे यहाँ, जैसा कि आप जानते हैं, प्रजातंत्रीय ढांचा है। प्रजातंत्रीय ढांचे में जो सरकार होती है वो जनता के लिए होती है, जनता के हित के लिए चलाई जाती है, जनता द्वारा चलाई जाती है, जनता के लिए होती है, जनता ही चलाती है, जनता के प्रतिनिधि चलाते हैं, जनता की सरकार है। तो इसलिए जनता के प्रतिनिधियों का जनता के प्रति एक विशेष दायित्व हो जाता है कि हम सुनिश्चित करें कि जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा है, उनके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, और विशेषकर कोरोना काल में आज जो विषम परिस्थितियां हैं, इसमें उन्हें किसी तरह का आर्थिक कष्ट न हो। आप जैसा कि जानते हैं कि आज देश में व्यापार, उद्योग धंधे, बिजनेस, दुकानें बंद पड़ी हैं, लोगों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमारा दायित्व एक व्यक्ति का नहीं, एक सामाजिक दायित्व है और सामूहिक दायित्व है। अगर कोई भी व्यक्ति कितना ही काबिल क्यों ना हो, अगर ये सोचता है कि मैं इस समस्या का निराकरण स्वतः कर दूंगा, तो संभव नहीं है। दोस्तों याद रखिए, इंडिविजुअल विजडम से कलेक्टिव विजडम हमेशा सुपीरियर होती है। और प्रजातंत्र में अगर हमारा विरोधी कोई अच्छी बात कहता है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। और अगर देश के इतिहास को देखें कि जब जब विरोध की आवाज़ को दबाया गया
तब तक उसके देश को, समाज को दुष्परिणाम भुगतने पड़े। आज आप देखिए कि बंगाल और उड़ीसा में जो तबाही तूफान ने मचाई, ममता बनर्जी की अपील पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तुरंत जो है वहाँ का जायजा लेने के लिए, वहाँ का क्या नुकसान हुआ है उसको देखने के लिए चल पड़े, गए और तुरंत राहत यथासंभव जो हो सकती थी उन्होंने 1500 करोड़ की उड़ीसा और बंगाल के लिए घोषणा की। ये है एक ऐसा उदाहरण, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात क्योंकि हम सब जानते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ममता बनर्जी और बीजेपी की सरकार विरोधी सरकार हैं, विरोधी नीतियां हैं और प्रजातंत्र में जो विरोधी पक्ष जो है वो हमेशा चाहता है कि किस तरह से जो है वो जो रूलिंग क्लास है उसको अपदस्थ कराकर जो है अपना वर्चस्व बढ़ाया जाए। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है, लेकिन सबसे बड़ी सुंदर बात यह है कि हमारा विरोधी कुछ भी हो, अगर संकट में है तो हम तुरंत उसकी मदद करें। यही प्रजातंत्र की सुंदरता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक इतिहास के पुराने पन्नों की याद दिलाता हूँ। देश 1947 में आज़ाद हुआ, आप जानते हैं। 1947 के बाद में जब देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन की विभीषिका देश को झेलनी पड़ी, तो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनके समक्ष इन समस्याओं को जूझने के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व था मंत्रिमंडल के गठन का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंडित नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में उन लोगों को स्थान दिया और निवेदन करके आग्रह किया जो उनके घोर विरोधी थे। श्री R.K. शमशुंगम को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए पंडित जी ने चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य को पत्र लिखा कि उन्हें मनाए कि वो फाइनेंस मिनिस्टर का जो पद है वो मेरे कैबिनेट में स्थान ग्रहण करें। अंबेडकर साहब, B.R. अम्बेडकर साहब गांधी जी और नेहरू जी की नीतियों के विरोधी थे। इसके बावजूद भी पंडित जी ने श्री B.R. अम्बेडकर जी को अपना प्रथम लॉ मिनिस्टर बनाया। और इससे बढ़िया बात जो देखने को मिलती है वो ये है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा के लीडर हुए हैं और जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, उनको भी कैबिनेट में स्थान दिया। इन सब से इस बात का पता चलता है कि व्यक्ति की योग्यता को हमें देखना चाहिए, उसकी उस शक्ति को देखना चाहिए कि किस तरह से वो जन कल्याण और देश के लिए उपयोगी है। ये बात बड़े महत्व की है कि हम अपोजिशन के, इसलिए अपोजिशन में अगर कोई ऐसा नेतृत्व है जिसकी राय, जिसका मार्गदर्शन हमारे लिए उपयोगी है, तो उसको ग्रहण करना, वो स्वीकार करने में हमारा बड़प्पन होता है और हमें स्वीकार करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा हमको इस इतिहास से मिलती है। आपने देखा होगा जब बांग्लादेश बना, श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सरीखे नेता ने उनको दुर्गा का अवतार कहा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्लियामेंट में बोलते थे तो पंडित जी कहते थे ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर देश का बोल रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो ये सब बातें हमको इस बात का एहसास दिलाती हैं कि परिस्थिति कुछ भी हो, हम सबको मिलकर इस राष्ट्र को, इस देश, भारत देश को जो है उन्नत करना है, आगे बढ़ाना है। एक महामारी, क्या कितनी महामारी आई, ये पार्टीशन की जो है एक बहुत बड़ी स्थिति थी, भयंकर स्थिति थी, ऐसे महामारी आई है, इससे भी हम विजय पाएंगे। लेकिन इसके लिए एकजुट होना, राजनीति न करके दलगत राजनीति से ऊपर उठना और सद्भावना के साथ में सहयोग की भावना से जो है हम अगर कार्य करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम जो है इसमें विजय ना हो। इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों,
संकट की घड़ी में अपने मस्तिष्क को शांत रखना, प्रसन्न रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। चीन के एक दर्शन शास्त्री नागोची हुए, नागोची ये लिखता है कि दुनिया में कितना ही जलजला आ जाए, आसमान टूट गिर पड़े, धरती फट जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति विषम क्या ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। गीता जी में कृष्ण ने भी यही बात कही है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाय। सुख है दुख है कोई कस की स्थिति क्या ना हो, हम अपना मानसिक संतुलन न खोलें, न समाप्त करें, उसको बरकरार बनाए रखें। आज मोदी जी भी यही बात कह रहे हैं कि आप कोरोना जैसी महामारी से डरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं, हमें इस महामारी से लड़ना है और विजय होना है। और ये तभी संभव है कि जो निर्देश सरकार देती है, जो नीति बनाती है, जो नियम बनाती है, उनका अक्षरश पालन किया जाए। जनता सहयोग करेगी, हम लोग सहयोग कर रहे हैं, सरकार के प्रयास बन रहे हैं और ये हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। इस प्रोग्राम का कि वो समाप्ति से पहले जो है मैं एक बात और आपसे कहूँगा कि जीवन को सुमधुर और सरस बनाने के लिए संगीत बहुत बड़ी बात है। मैं संगीत को थेरेपी मानता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, इस ऐसी स्थिति के अंदर समाज में जो स्थिति है, इस समय बाजार सुने पड़े हैं, गलियाँ सुनी पड़ी हैं, आप घर में हैं, तो संगीत का आनंद जरूर लीजिएगा। इससे आपकी मनोस्थिति बड़ी सुंदर होगी। आज कभी कभी मेरा भी मन गुनगुनाने करता है, तो आज मैं 2 लाइन गुनगुना कर भी इस प्रोग्राम की इतिश्री करता हूँ। ये 2 लाइनें जो मैं संगीत की है आपके सामने प्रस्तुत है, आशा है आप इसका आनंद लेंगे। रहते थे कभी जिनके दिल में हम, जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम, आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह, रहते थे कभी जिनके दिल में। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत।